नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा करेंगे आज आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सामान्यतः आंकड़ों को तीन प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। एक पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरा सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, तीसरा आरेखीय चित्रमय या बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। तो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्रम परिणाम वाले आंकड़ों के लिए प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी होता है। तो मतलब डिटेल्ड जो आपका आंकड़ा होता है वो क्रम विषयों के लिए ठीक होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण की। तो सारणीयन का आशय क्या होता है? सारणीयन आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है, टेबुलेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। इसके अंतर्गत आंकड़ों को कॉलम्स और पंक्तियों में दिखाया जाता है, यानी कि स्तंभ और पंक्तियों में दिखाया जाता है। नीस्वेंजर के अनुसार एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का स्तंभों अर्थात कॉलम और पंक्तियों अर्थात रोज के रूप में व्यवस्थित संगठन है। प्रोफेसर बलेयर के अनुसार सारणीयन विस्तृत अर्थों में कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध विशेषता है। सारणी के ऊपर से नीचे की ओर बने खानों को कॉलम या स्तंभ और बाईं से दाईं ओर जाने वाली रेखाओं को पंक्तियां या रोस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सारणी के उद्देश्य या सारणी क्यों बनाई जाती है। पहला है सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। सारणीयन का प्रमुख उद्देश्य वर्गीकृत समंकों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना होता है। दूसरा है संक्षिप्त और स्थायी रूप प्रदान करना। सारणीयन का उद्देश्य अव्यवस्थित सांख्यिकीय सामग्री को थोड़े से स्थान में संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि विस्तृत सूचना एक ही निगाह में मिल सके। यह सांख्यिकीय सामग्री को स्थायी रूप भी प्रदान करती है। तो एक बार टेबल्स बन जाती हैं तो वो सूचना एकदम सिस्टमेटिक हो जाती है। फिर है तथ्यों को तुलनात्मक रूप प्रदान करना। सारणीयन की सहायता से समंकों में एक प्रकार खानों और पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। बड़ा आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो दो टेबल्स को। इसके बाद नेक्स्ट है समस्या का स्पष्टीकरण। समंकों को सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने में समस्याएं सरल और स्पष्ट हो जाती है, यानी कि आंकड़ों के बारे में कोई त्रुटि है या कोई गड़बड़ है तो वो हमें स्पष्टता नज़र आ जाती है। पांचवा है आंकड़ों को बोधगम्य बनाना। तो सारणीयन का उद्देश्य आंकड़ों को इस प्रकार तालिकाबद्ध करना होता है कि उन्हें आसानी से समझा जा सके, यानी कि उसको सरलता से समझा जा सके, इसलिए भी टेबल बनाई जाती है। अब सारणीयन की सीमाएं यानी कि टेबुलेशन की जो लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला है सारणीयन के अंतर्गत केवल समंक होते हैं, उनका विवरण नहीं होता। इस कारण उन्हें आसानी से समझना संभव नहीं होता है। तो मान लो कि किस तरीके के आंकड़े, जब आपके आंकड़े विवरण से संबंधित होते हैं, क्वांटिटेटिव ने होकर के क्वालिटेटिव होते हैं, तो उस केस में आपको विवरण जानना जरूरी होता है, जबकि सारणियों में विवरण नहीं होता है, केवल आंकड़े होते हैं। गुणात्मक तथ्यों को सारणियों में प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है। सारणीयन के समय समंकों का उत्पादन भी करना पड़ता है, इससे शुद्धता कम हो जाती है। तो कुछ जो समंक उपलब्ध नहीं होते हैं उनको हमें समंकों को ज्ञात करना पड़ता है इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेशन के द्वारा, तो वो उसकी शुद्धता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सारणीयन में समंकों से संबंधित व्यक्तिगत विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। तो उस आंकड़ों की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं वो सारणी के अंदर समाप्त हो जाती हैं। सारणीयन का निर्माण करने किसी उद्देश्य विशेष के लिए ही किया जाता है, इस कारण दूसरे उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, वरना तो इसमें त्रुटि की संभावना होती है। सारणीयन में सीमित स्थान के कारण प्रदर्शित समंकों का संदर्भ आदि बहुधा स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो उनका संदर्भ भी स्पष्टतया देखा जाना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस है। एक आदर्श सांख्यिकीय सारणी के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो एक आदर्श या अच्छी सांख्यिकीय सारणी का निर्माणकर्ता के बौद्धिक स्तर और सारणी के उद्देश्य पर निर्भर करता है। एक आदर्श सांख्यिकीय सारणी में कुछ निम्न विशेषताएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। पहला है शीर्षक अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। तो सारणी का शीर्षक सारणी के ऊपर शीर्ष पर तथा बीच में दिया जाना चाहिए। यह शीर्षक अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि बता दें कि इसमें किस चीज़ से आंकड़े दिए हुए हैं। दूसरा है तुलना की दृष्टि या सुविधा के लिए सारणी में तुलनात्मक समंकों को निकटवर्ती खानों में रखा जाना चाहिए, तो पास पास के कॉलम्स या टेबल लाइंस में रखना चाहिए। पदों की व्यवस्था, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध पदों की व्यवस्था सारणी को अधिक आकर्षक, उपयोगी और समझने में सहज बना देती है। जिन खानों की तुलना करनी हो वे यथासंभव पास पास रखे जाने चाहिए। आदर्श आकार, सारणी का आकार उचित और संतुलित होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी सारणी आदर्श नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसको समझना और उसको हैंडल करना आसान नहीं होता है। तो सारणी का आकार मध्यम आकार का होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए।
पांचवा प्रतिशत तथा अनुपात। यदि आवश्यक हो तो सारणी में आंकड़ों के प्रतिशत या अनुपात प्रकट किए जाने चाहिए। इससे क्या तुलनात्मकता अच्छी हो जाती है। सरल और सुंदर। सारणी सरल होनी चाहिए तथा आसानी से समझी जा सकने वाली और देखने में सुंदर भी होनी चाहिए। तो ये सरलता और सुंदरता होनी चाहिए। सातवां योग। सारणी के प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग का योग दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से सारणी का स्रोत। सारणी के नीचे यह भी लिखा जाना चाहिए कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए गए हैं या आंकड़ों के स्रोत की जानकारी देनी चाहिए। माप की इकाई। सारणी में प्रयुक्त इकाइयों के बारे में कॉलम के ऊपर या अनुशीर्षक के सामने लिखा जाना चाहिए कि जो आंकड़े दिए गए हैं टेबल में या सारणी में, वो उनकी मापन की इकाई क्या है। सारणी की संख्या। सारणी की संख्या। प्रत्येक सारणी की संख्या सारणी के सबसे ऊपर दी जानी चाहिए कि कौन सा टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 3 है। इस तरीके से निर्माण वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। सारणी का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए तथा उसमें प्रदर्शित समांक व्यवस्थित होने चाहिए, सिस्टमेटिक होने चाहिए। सारणी के खाने। सारणी के खाने इस प्रकार बनाए जाने चाहिए जिससे समांकों की विशेषताएं और उनका महत्व प्रकट हो सके। यानी कि अनावश्यक खाने बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और आवश्यक खानों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सारणी के विभिन्न प्रकारों की। सारणियों का मुख्य रूप से 3 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला उद्देश्य के आधार पर, दूसरा मौलिकता के आधार पर और तीसरा बनावट के आधार पर। तो इन तीनों प्रकारों के आधार पर और आगे विभाजन या वर्गीकरण किया जाता है जिनकी चर्चा कर रहे हैं हम। अब पहला है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ 2 प्रकार की हो सकती है। एक है सामान्य उद्देश्य वाली श्रेणी और दूसरी विशेष उद्देश्य वाली श्रेणी। तो सामान्य उद्देश्य वाली श्रेणी सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि अनुसंधानकर्ता अलग अलग इकाइयों को तुरंत ढूंढ सके। इसे संदर्भ सारणी भी कहते हैं क्योंकि आमतौर पर ये रिपोर्ट्स के साथ दी जाती है, जैसे जनगणना रिपोर्ट के साथ दी गई सारणियाँ। तो ये सामान्य उद्देश्य वाली सारणियाँ होती हैं। दूसरी है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। ये सारणी किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है। ये सारणी अधिकतर छोटी होती है, इनमें विस्तृत आंकड़े नहीं दिए गए होते हैं और इन्हें सारांश सारणी भी कहते हैं। तो इस तरीके से 2 प्रकार की हो गई। अब है मौलिकता के आधार पर। तो मौलिकता के आधार पर भी सारणियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक या मौलिक सारणी, दूसरी व्युत्पन्न सारणी। तो प्राथमिक सारणी से आज से ऐसी सारणी से है जिसमें आंकड़े उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वे संकलित किए जाते हैं। तो संकलित जिस रूप में किए उसी रूप में प्रस्तुत किए तो प्राथमिक या मौलिक सारणी, और दूसरी व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी वह सारणी है जिसमें आंकड़े प्रतिशत, अनुपात आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और इनकी गणना मौलिक सारणी से की जाती है। तो ये व्युत्पन्न सारणी कहलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर सारणी 2 प्रकार की होती है, सरल या एक गुण वाली सारणी और जटिल सारणी। तो सरल या एक गुण वाली सारणी केवल समांकों की एक विशेषता का ही वर्णन करती है, जैसे किसी विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका। तो ये केवल बच्चों की संख्या बता रही है अलग अलग कक्षा के हिसाब से। तो ये हो गई सरल या एक गुण वाली सारणी। और होती है जटिल सारणी। तो ऐसी सारणी जो समांकों के एक से अधिक गुणों को स्पष्ट करती है उसे जटिल सारणी कहते हैं। तो इसमें एक से अधिक गुणों के बारे में या एक से अधिक गुणों के आधार पर इसमें सारणी बनाई जाती है। तो इसके गुणों के आधार पर या गुणों की संख्या जिनका वर्णन कर रही है उसके आधार पर इसके 3 वर्ग किए जाते हैं जो कि निम्नांकित हैं। पहला है द्विगुणी सारणी। ये सारणी समांकों के 2 गुणों को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको द्विगुणी सारणी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लड़के लड़कियों में बाँट कर दिखाई जाए तो उसे द्विगुणी सारणी कहते हैं, क्योंकि ये कक्षा के आधार पर और लिंग के आधार पर 2 गुणों के आधार पर विद्यार्थियों को टेबल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ कक्षा एक तरफ दे रखी है आपको BA, BCom, BSc, और विद्यार्थियों की संख्या को छात्र और छात्राएं और योग के रूप में दे रखा है। तो यहाँ 2 गुणों के आधार पर लिंग और कक्षा के आधार पर दिखाया गया है। तो ये द्विगुणी सारणी हो गई। अब देखते हैं त्रिगुणी सारणी। ऐसी सारणी समांकों की 3 विशेषताओं को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कक्षाओं, लिंग और आवास के आधार पर विभक्त करने के प्रदर्शित किया जाए तो वह सारणी को त्रिगुणी सारणी कहलाएगी। तो यहाँ अब क्या होगा, कक्षा हो जाएगी, छात्र और छात्राएं हो जाएंगे और वो छात्रों में ग्रामीण और शहरी हो जाएंगे, और योग इस तरीके से लड़कियों में भी या छात्राओं में भी ग्रामीण और शहरी और योग। इसी तरीके से योग में भी ग्रामीण, शहरी और योग। तो 3 तरीके से इसमें 2 विशेषताएं हो गई।
3 विशेषताएं हो गई इसमें, एक कक्षा हो गई, एक लिंग हो गया और एक आवास या क्षेत्र के आधार पर। अब बात करते हैं तीसरी वाली बहुगुणी सारणी। जब सारणी समंकों की 3 से अधिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है तो उसे बहुगुणी सारणी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षा, लिंग, आवास और वैवाहिक स्थिति के आधार पर बांटकर प्रदर्शित किया जाए तो ऐसी सारणी को क्या कहा जाएगा? बहुगुणी सारणी। तो 3 गुणों से अधिक गुणों के आधार पर अगर टेबल बनाई जाती है तो उसको बहुगुणी सारणी कहते हैं। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वाले टेबल के एग्जाम्पल में। यहाँ आप टेबल में देख रहे होंगे कक्षा दे रखी है, BA, BCom, BSc। उसके बाद लड़के दे रखे हैं, ग्रामीण और शहरी। इसी तरीके से लड़कियां भी ग्रामीण और शहरी, और कुल योग दे रखा है। फिर ग्रामीण लड़कों को बांटा हुआ है विवाहित और अविवाहित में। तो यहाँ क्या हो गई, इसी तरीके से शहरी लड़कों को विवाहित और अविवाहित में, लड़कियों को भी ग्रामीण फिर और शहरी, फिर बाद में विवाहित और अविवाहित। तो इस तरीके से यहाँ कक्षा हो गई, लिंग हो गया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हो गया और विवाहित और अविवाहित हो गया। तो 4 गुणों या विशेषताओं के आधार पर टेबल बनाई गई है। तो ये बहुगुणी टेबल हो गई। आंकड़ों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन और इसके लाभ और सीमाएं। तो अब ये तो हो गया टेबल के रूप में। अब हम बात करते हैं रेखा चित्रीय प्रदर्शन की। सांख्यिकीय आंकड़ों का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन ग्राफ या बिंदु रेख कहलाता है। सामान्यतः इस प्रकार के ग्राफ की रचना ज्ञात श्रेणी के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। अतः एक रेखा चित्र सामान्यतः कालिक श्रृंखला ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। एक बिंदु रेख चित्र मात्र प्रदर्शन का ही अंग है, यानी कि जो बिंदु रेखा चित्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। बिंदु रेख का वर्णन करते हुए प्रोफेसर ब्लेयर ने लिखा है कि बिंदु रेख समझने में सबसे अधिक सुगम, रचना करने में सबसे अधिक सरल और अत्यधिक व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला चार्ट है। बिंदु रेख की रचना ग्राफ पेपर पर की जाती है। इस कागज पर रेखाएं क्षैतिज और उदग्र दिशा में खींची हुई होती हैं जो समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। अंतर्विभाजन के इस बिंदु को मूल बिंदु या शून्य बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। बिंदु रेख पर ऋणात्मक तथा धनात्मक माप दोनों ही मूल बिंदु से अंकित किए जाते हैं। ऊपर की ओर या दाईं ओर माप धनात्मक होते हैं मूल बिंदु से, तथा नीचे की ओर और बाईं ओर माप ऋणात्मक होते हैं। सामान्यतः स्वतंत्र चरों को क्षैतिज पैमाने पर तथा आश्रित चरों को उदग्र पैमाने पर अंकित किया जाता है। x और y अक्ष के लिए पैमाने स्वतंत्र रूप से आवश्यकतानुसार निर्धारित किए जाते हैं। समंकों के प्रस्तुतिकरण की शेष विधियों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।